हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? है ना? सभी बढ़िया होंगे आप सभी, है ना? तो अपना कैपेसिटर जेई एडवांस का पीवाईक्यू पार्ट फर्स्ट तो हो गया था, है ना? क्या हो गया था? पीवाईक्यू पार्ट फर्स्ट हो गया। अभी अपन कौन सा करने वाले हैं? पार्ट टू, है ना? उसमें कुछ क्वेश्चन जो बच गए थे, है ना? वो क्वेश्चन अभी अपन क्या करने वाले हैं? डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट में कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए थे, है ना? ठीक है, तो वो क्वेश्चन अभी अपन करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो अपन ने कैसे कैसे कौन कौन से क्वेश्चन कर लिए थे, है ना? ठीक है। हाँ, तो सभी हो जाएं तैयार, है ना? अपनी कॉपी वॉपी निकाल लें, ठीक है, पेन निकाल लें। सारे क्वेश्चन आप साथ साथ में अपने लॉजिक अपने कॉन्सेप्ट लगा के देखेंगे कि आपसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अपन ने इसका एक वीडियो और बना रखा है। ठीक है, अभी ये इसका क्या होगा, सेकेंड वीडियो। जो भी कुछ यहाँ पे दिख जाएंगे अपन ने कौन कौन से क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट में डिस्कस कर लिए, वो अपन अभी नहीं करेंगे। ठीक है, जो जो क्वेश्चन बच गए वो अभी अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें? हाँ, तो करते हैं स्टार्ट। ठीक है। देखो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे अपने पास। ये क्वेश्चन अपना हो गया था, है ना? ये वाला क्वेश्चन अपना हो गया था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी अपना हो गया था, है ना? हाँ, ये वाला भी हो गया था, ये वाला हो गया था, ये वाला नहीं हुआ। ठीक है, ये वाला इसमें कुछ दिक्कत थी, है ना? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अपना हो गया था, है ना, पार्ट फर्स्ट के अंदर। ठीक है, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। ठीक है, ये वाला नहीं हुआ, ये वाला नहीं हुआ, ये वाला नहीं हुआ, ये वाला नहीं हुआ। हाँ, इतने क्वेश्चन नहीं हुए। तो जो जो नहीं हुए वो अभी अपन अपन क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सारे हो जाए। जिन्होंने ये पार्ट फर्स्ट नहीं देखे वो पार्ट फर्स्ट भी देखें, है ना? ठीक है। हाँ, तो अभी कौन सा क्वेश्चन लें अपन, जैसे कि लाइक, हाँ, ये अपने पास 24 का क्वेश्चन था, है ना? ठीक है, ये क्वेश्चन ले लेते हैं 22 का ना। ठीक है, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट से, है ना? ठीक है, तो ये क्वेश्चन सारे पढ़े और देखें कि आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो सारे के सारे इस क्वेश्चन को सही से पढ़े और अपन आपने जो भी कॉन्सेप्ट और जो भी लॉजिक्स आपने सीख रखे हैं, जो भी फॉर्मूले जो भी चीजें सारी की सारी अप्लाई करके देखें कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अभी करते हैं स्टार्ट इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखो, ए मीडियम हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, ठीक है, इज ग्रेटर देन 1 fills with a space between plates of a parallel plate capacitor. The plate have large area and the distance between them is d. प्लेट के बीच की डिस्टेंस कितनी है? d है। ठीक है, द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ वोल्टेज v. इस कैपेसिटर को क्या किया कर रखा है, ये एक दो प्लेटें हैं, दो प्लेटों के बीच डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा हुआ है। ठीक है, और इसको एक v वोल्ट की बैटरी से क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है। इतनी बात बोली है यहां तक। नाउ बोथ द प्लेट्स आर मूव्ड बाय ए डिस्टेंस ऑफ dy2 फ्रॉम देयर ओरिजिनल पोजीशन एज शोन इन फिगर b. अब यहाँ पे क्या किया, देखो ये पहला पहला डायग्राम है। ठीक है, अब उसके बाद इसने यहाँ पे क्या किया, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जैसा यहाँ पे था वैसा का वैसा ही है, डी डी विड्थ का है। ठीक है, अपन ने यहाँ पे क्या कर दिया, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा इन प्लेटों को दूर दूर खिसका दिया। कितना? dy2 ठीक है, ये मटेरियल यहाँ का यहाँ रह गया, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो पहले ऐसा था सिस्टम, फिर सिस्टम को ऐसा बढ़ा दिया, प्लेटों को थोड़ा थोड़ा इधर खिसका दिया। कितना कितना? इसको इधर dy2, इसको इधर dy2। ठीक है, हाँ। तो अब देखो अपने को, इन द प्रोसेस ऑफ द गोइंग फ्रॉम द कॉन्फ़िगरेशन डिपिक्टेड इन फिगर 1 फिगर ए टू इन फिगर बी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। अपन को बताना है ये चार स्टेटमेंट है, नीचे वाला स्टेटमेंट नहीं दिख रहा क्या? देखते हैं अभी अपन ये स्टेटमेंट देखते हैं, ए बी सी, है ना? ए बी सी देखते हैं। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज रिड्यूस बाय ए फैक्टर ऑफ 2k। अब ये क्या कह रहा है, इससे इसमें गए, पहले ऐसा था अभी ऐसा हो गया, तो इधर से ऐसे जाने से इलेक्ट्रिक फील्ड किससे रिड्यूस हो गया? 2k से। द कैपेसिटेंस इज डिक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ
1/k+1, ठीक है। ये इसमें सारों ऑप्शन में से अपन को देखने कौन कौन से सही है। इसमें एक या दो या तीन, चारों में से चारों भी सही हो सकते हैं, दो भी सही हो सकते हैं, तीन भी सही हो सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन है ना। द वोल्टेज बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट इज इंक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ k+1। अपन को ये सारी चीजें बतानी है, ठीक है ना। और उसके बाद में नीचे वाला फोर्थ वाला, एक मिनट, हाँ अभी देखो, अभी आपको दिख जाएगा। फोर्थ वाला क्या है, द वर्क डन इन द प्रोसेस डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ये क्या कह रहा है, वर्क डन इन द प्रोसेस डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। मतलब पहले ऐसा था, फिर इसको ऐसा करने में जो वर्क किया वो के पे डिपेंड नहीं करेगा, ये ऐसा बोल रहा है। अब अपन सारी चीजें चेक करने वाले हैं, अपन को सारे कॉन्सेप्ट आने चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, कैपेसिटेंस के बारे में, डाइलेक्ट्रिक में कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी होता है, ठीक है, और कैपेसिटेंस का पे क्या फर्क पड़ता है, ये सारी चीजें अपन अभी देखते हैं ना, ठीक है। हाँ ठीक है, अभी ठीक है ना। ये लो, अभी देखो सारा पूरा कंप्लीट क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। अब देखते हैं अपन सबसे पहले, अब देखो है ना, अब अपन ने चारों स्टेटमेंट पढ़ लिया, अपन को ऐसे क्वेश्चन में कैसे प्रोसेस करना चाहिए, कैपेसिटेंस कितना चेंज होगा वो निकालना आपके लिए इजी है, ठीक है। कैसे, पहले इसका कैपेसिटेंस देख लो, फिर इसका कैपेसिटेंस निकाल लो। ऐसे मैंने जेई मेन में आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे, मैंने जेई मेन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस कराए थे, उनमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करा रखे मैंने, जैसे कि इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, इसका कैपेसिटेंस कितना होगा। तो जेई मेन के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये दो तीन क्वेश्चन जेई मेन के, दो तीन क्वेश्चन मिक्स होके एक क्वेश्चन बनाइए, ठीक है, एडवांस का क्वेश्चन बन गया। तो देखो पहले इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, तो इसका कैपेसिटेंस देखो, इसका मान लेते हैं अपन, इसका कैपेसिटेंस निकालते हैं, है ना। तो देखो है ना, पहले इसका कैपेसिटेंस मान लेते हैं कि C है, C1। तो C1 कितना होगा इसका, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा हुआ है, उसका K मान लिया। इसका प्लेट का एरिया मान लेते हैं A है, तो K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ये हो गया इसका कैपेसिटेंस। किसका, इसका। अब देखो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, ठीक है। तो इसका कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, इसका कैपेसिटेंस निकालते हैं, कोई ऐसा, मैंने इतने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं जेई मेन के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में, मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि इसमें फॉर्मूला क्या लगता है, इसके अंदर इसका कैपेसिटेंस निकालते हैं, तो ये लो यहाँ पे लगाते हैं अपन, C2 बराबर के C2 बराबर A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T अपॉन K। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहता है, ये अपन ऐसे जेई मेन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस फॉर्मूले से, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ठीक है। ये फॉर्मूले अपन ने ड्राइव भी किए हैं क्लास में कि कैसे आते हैं, ठीक है, बट अपन यहाँ पे ड्राइव करके नहीं बताऊंगा कि मैं कैसे आया ना, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। वेयर टी इज व्हाट, टी इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की क्या है, थिकनेस है, क्या है, टी क्या है, डी तो प्लेट के बीच का सेपरेशन, और टी क्या है, थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं आगे। C2 बराबर A एप्सिलॉन नॉट D, D कितना है, प्लेट के बीच का सेपरेशन कितना है, यहां से लेके यहां तक कितना है, D/2 मतलब 2D हो गया। अब D की जगह यहाँ पे क्या रखोगे, D इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, तो यहाँ पे सेपरेशन कितना हो जाएगा, 2D हो जाएगा। तो ये लो 2D, D की जगह 2D रख दिया, माइनस T, टी क्या होता है, इसकी थिकनेस होती है डाइलेक्ट्रिक स्लैब की, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस कितनी है यहाँ पे, ये देखो डी है, तो टी की जगह क्या रख दोगे, डी रख दोगे, ये अपन ने क्या रख दिया, डी रख दिया, ठीक है। अब उसके बाद आगे टी अपॉन के, टी इज द थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, थिकनेस कितनी है, डी है, अपॉन में के है, तो ये इसकी कैपेसिटेंस आ गई। ये आगे कितनी आ जाएगी इसकी कैपेसिटेंस, C2 बराबर A एप्सिलॉन नॉट 2D माइनस डी कितना हो जाएगा, D प्लस D अपॉन के, तो C2 बराबर कितना आ गया, A एप्सिलॉन नॉट D, बाहर कॉमन ले लिया, K+1 ऊपर K चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ये कैपेसिटेंस आ गया अपने पास, किसका, इसका।
पहले इसका कैपेसिटेंस कितना था C1 K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अब इसका कैपेसिटेंस कितना आ गया K A एप्सिलॉन नॉट डी K प्लस 1। नीचे क्या है, तो ये देखो इसमें क्या रिलेशन आ रहा है, ये पहले इतना था अब इतना हो गया। मतलब देखो इसमें और इसमें क्या रिलेशन आ रहा है, इसमें इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, C2 को एक बार यहाँ पे लिखा के बता देता हूँ, K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, इसकी जगह क्या रख सकते हैं C, तो K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी की जगह रख दिया C1 और नीचे क्या आया K प्लस 1। ये रिलेशन आया अपने पास। बाद में पहले ये C2 है, इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C2 और ये इसकी कैपेसिटेंस है C1, ठीक है। तो C2 अपने पास इतना है, C2 इज इक्वल टू C1 अपॉन में K प्लस 1। तो इसने ये देखो ये बोला है द कैपेसिटेंस इज डिक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ 1 अपॉन K प्लस 1। सही बोला है इसने क्या बोला है, सही। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। क्या हो गया, ये स्टेटमेंट अपने पास सही हो गया, है ना। कितना इजी सा स्टेटमेंट था, है ना। तो कैपेसिटेंस निकालने पे तो कोई दिक्कत ही नहीं, उसमें अपन को ये भी ध्यान में नहीं रखना कि वो क्या कि यहाँ पे डिपेंड करती है इनकी जियोमेट्री पे, चार्ज वार्ज पे डिपेंड नहीं करती है ना, वोल्टेज पे नहीं डिपेंड करती कैपेसिटेंस, ठीक है। तो ये देखो ये अपने पास आ गई कैपेसिटेंस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये एक स्टेटमेंट तो चेक कर लिया। अब देखो सी स्टेटमेंट, द वोल्टेज बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट इज इंक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ K प्लस 1। ये क्या कह रहा है कि इस प्रोसेस से आने में, ये पहले ऐसा सिस्टम था अब ऐसा सिस्टम हो गया, तो ये कह रहा है इस सिस्टम से आप इस सिस्टम में आए तो आपका वोल्टेज क्या हो गया वोल्टेज आपका K प्लस 1 से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। यह क्या कह रहा है, आप इस सिस्टम से इस सिस्टम में आए तो आपका वोल्टेज K प्लस 1 टाइम्स क्या हो गया, इंक्रीज। ये देखो यहां पर क्या ये सही बोल रहा है, क्या ये सही बोल रहा है, ये सही नहीं बोल रहा है, क्योंकि पहले ये कैपेसिटर था, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना था, V वोल्ट की बैटरी कनेक्ट थी। तो ये देखो अब मैं यहाँ पे ये मिटा देता हूँ एक बार, ये क्या कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, ठीक है। इसको एक बार मिटा देते हैं इसको, हाँ ये तो हो ही गया था। अपन को इनकी जरूरत पड़ेगी क्या आगे, इनकी जरूरत पड़ेगी, थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी, है ना, ठीक है। तो देखो है ना, इसको यहाँ पे कैसे बताएं आपको, चलो मैं ये मिटा देता हूँ, यहाँ पे ये मिटा देते हैं, ये लो, है ना। अब आपका काम हो जाएगा इधर। अब देखो अपने पास ये V वोल्ट की बैटरी लगी हुई है यहाँ पे, V वोल्ट। अगर इधर मैं 0 वोल्ट मानू ना तो V वोल्ट की बैटरी है, तो इधर का मतलब ये V वोल्ट होना चाहिए। इधर के पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल का डिफरेंस कितना आना चाहिए, V वोल्ट की बैटरी है तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आना चाहिए, V आना चाहिए। अगर आपने इधर V मान लिया तो इधर आपको 2V वोल्ट मानना पड़ेगा। अगर आपने इधर 2V वोल्ट मान लिया तो इधर 3V वोल्ट मानना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंस कितना आना चाहिए, V। उसका मतलब क्या है, ये V वोल्ट की बैटरी है, तो इधर 0 वोल्ट माना तो इधर V वोल्ट। तो ये वायर है, यहाँ से लेके ये वायर वायर वायर, यहाँ पे भी क्या होगा, V वोल्ट होगा, ठीक है। अब इधर 0 वोल्ट है तो ये पूरा सीधा वायर जा रहा है, बीच में ना ही कोई रेजिस्टेंस है ना ही कोई कैपेसिटर है, तो यहाँ पे भी वोल्टेज कितना होगा, 0 वोल्ट होगा, ठीक है। तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, V माइनस 0, कितना आएगा, V वोल्ट। इसका पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया, इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V माइनस 0, V वोल्ट है। अब इधर आ जाओ, इस कैपेसिटर में आ जाओ, इस कैपेसिटर में भी इधर V वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, V वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। अगर मैं इधर 0 वोल्ट मानता हूं तो यहाँ पे V वोल्ट मानना होगा, क्योंकि V वोल्ट की बैटरी का मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, V। अगर आपने इधर V वोल्ट मान लिया तो इधर आपको 2V वोल्ट मानना पड़ेगा, ताकि डिफरेंस आपके पास कितना आ जाए, V आ जाए, ठीक है। तो ये सीधा वायर है, बीच में कोई रेजिस्टेंस वगैरह वगैरह नहीं है, तो इस हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, V होगा। तो यहाँ का भी पोटेंशियल कितना होगा, V होगा। ये सीधा का सीधा वायर है, यहाँ पे ना ही कोई रेजिस्टेंस है ना ही कोई कैपेसिटर है बीच यहाँ तक, तो यहाँ तक का वोल्टेज 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0 0 0 0, तो यहाँ पे भी कितना होगा, 0 वोल्ट होगा, कितना होगा, 0 वोल्ट। तो अब देखो यहाँ पे V वोल्ट, यहाँ पे 0 वोल्ट, तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस भी वोल्टेज कितना होगा, V माइनस 0, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V वोल्ट होगा। तो दोनों के अक्रॉस ही V वोल्ट का वोल्टेज रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों ही कैपेसिटर के अक्रॉस कितना रहेगा, V रहेगा। बट ये क्या कह रहा है, द वोल्टेज बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट इज इंक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ K प्लस 1। नहीं इंक्रीज होगा, क्यों इंक्रीज होगा, सेम ही तो बैटरी लगी हुई है, बैटरी फिक्स है तो वोल्टेज तो फिक्स ही रहना है, इसके क्रॉस भी फिक्स रहना है। वही मैंने ये आपको समझा के बताया, मैं तो आप खुद से पता चल जाता है। अब आप ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको सीधे खुद से ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे भी V वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे भी V वोल्ट की बैटरी है।
तो इसके अक्रॉस भी V वोल्ट आया, इसके अक्रॉस भी V वोल्ट आया, एक एक ही कैपेसिटर है, तो सीधा पता चल रहा है कि वोल्टेज में तो चेंज आएगा ही नहीं। सही है ना, दोनों के अक्रॉस कितना कितना आया, V वोल्ट V वोल्ट। तो ये स्टेटमेंट इसका क्या हो गया, गलत हो गया। क्या हो गया, गलत। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट फर्स्ट देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप कौन से करें, वोल्टेज वाला कर लें, या सबसे पहले करें कैपेसिटेंस निकालने का, क्योंकि वो न तो इस वोल्टेज पे डिपेंड करती न चार्ज पे डिपेंड करती, सीधा जियोमेट्री पे डिपेंड करेगी, डाइलेक्ट्रिक मीडियम पे डिपेंड करेगी। सबसे पहले कैपेसिटेंस निकालो करो, इसकी निकाल ली, इसकी निकाल ली, ऑप्शन चेक कर लिया। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज रिड्यूस्ड बाय ए फैक्टर ऑफ 2k। अब आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, और यहाँ पे कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो कितने सारे क्वेश्चन अपन से चेक कर लिए एडवांस के क्वेश्चन से। तो आपको एडवांस के क्वेश्चन मस्ट है, ट्राई करने चाहिए, क्योंकि आप एक एडवांस का क्वेश्चन करोगे, यहाँ से 4-5 जेईई मेन के क्वेश्चन अपने हो गए, समझ रहे हो, 3-4 जेईई मेन के क्वेश्चन मिक्स कर दिए इसने। तो आपको एडवांस के क्वेश्चन ट्राई करने ही चाहिए, फिर मेन के क्वेश्चन तो ऐसे होंगे, है ना। हाँ ठीक है, तो देखो, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज रिड्यूस्ड बाय ए फैक्टर ऑफ 2k। अब पहले तो आप इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो कितना आएगा, फिर इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो कितना आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज रिड्यूस्ड बाय 2k फैक्टर। तो अब अपन चेक करते हैं कि कितना क्या रहता है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं पहले, किसके अंदर, इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो चलो निकालते हैं ना। हाँ, यहाँ पे निकालते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। चलो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, है ना। इसके अंदर क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अपने पास यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं होता तो E बराबर कितना होता, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इस प्लेट की वजह से, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इसकी वजह से। तो दोनों मिलके यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता, अगर यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक नहीं होता उस केस में। अब यहाँ पे क्या भर रखा है, डाइलेक्ट्रिक भर रखा है, तो इस केस में इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E बराबर सिग्मा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये इतना। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रखा है, रिड्यूस हो जाता है जितने टाइम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये इसके अंदर है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। ठीक है, अब सिग्मा की जगह अपन क्या लिखते हैं, सिग्मा की जगह क्या लिखते हैं, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस प्लेट। ठीक है, तो इस पहले वाले के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, इसके अंदर E1, ये देखो E1 तो सिग्मा बराबर क्या होता है, सिग्मा बराबर होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। सिग्मा बराबर क्या होगा, QA। तो यहाँ पे सिग्मा की जगह क्या रख दोगे, QA एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अब Q बराबर क्या होता है, Q बराबर CV होता है, Q बराबर क्या होता है, CV होता है। ठीक है, तो Q बराबर CV, तो ये देखो C1 इसका कैपेसिटेंस, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो Q1 बराबर कितना हो जाएगा, C1 और V इसके क्रॉस वोल्टेज है, तो ये हो गया C1V अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अब C1 की वैल्यू अपन को पता है, C1 की वैल्यू निकाली थी, ये रही। इसीलिए मैंने आपको बोला था पहले कैपेसिटेंस निकाला करो इस टाइप के क्वेश्चन में, सबसे पहले कैपेसिटेंस। ठीक है, यहाँ पे यूज हो रही है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में आप पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने लग जाते तो फिर आपको कैपेसिटेंस और निकालनी पड़ती। इसीलिए मैंने देखा कि इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्या निकाला करो, कैपेसिटेंस निकाला करो। ठीक है, फिर वोल्टेज के बारे में देख लिया करो, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखा करो, है ना। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे इतना आ गया। अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, किसके अंदर, इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे, सेम यही, इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर E2 बराबर इसका अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 मान लो, इसका सिग्मा 2 मान लो, तो E2 बराबर कितना हो जाएगा,
ये इस टाइप से सिग्मा डैश अपसाइलन नॉट डाइलेक्ट्रिक तो वही है अपसाइलन आर, या इसको के भी बोलते हैं। अपसाइलन आर को क्या बोल सकते हो के, यहाँ पे अपसाइलन आर को क्या बोला है के बोला है, तो अपसाइलन आर का मतलब क्या है के है। अपसाइलन आर का मतलब क्या है यहाँ पे के ही है, ये अपसाइलन आर का मतलब क्या है के ही है। ठीक है, अब तो देखो E2 बराबर हाँ सिग्मा डैश क्यू डैश अपॉन ए, सिग्मा का मतलब क्या हो गया चार्ज पर यूनिट एरिया, क्यू डैश अपॉन ए अपसाइलन नोट। अब अपसाइलन आर का मतलब क्या है, यहाँ पे अपसाइलन आर को क्या बोल रखा है के बोल रखा है, तो अपन भी के रख लेते हैं। ठीक है, तो E2 बराबर कितना आ जाएगा, E2 बराबर क्यू डैश इसका कैपेसिटेंस C2, क्यू बराबर कितना होगा CV होगा, तो इसका कैपेसिटेंस कितना था C2 था, तो C2V अपॉन में ए अपसाइलन नोट के। अब C2 की वैल्यू आपको पता है, C2 की वैल्यू कितनी है, ये देखो C2 की वैल्यू ये रही, C2 की वैल्यू यहाँ पे रखो, फिर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 में रिलेशन पता चल जाएगा। C2 की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ से, ये रही C2 की वैल्यू यहाँ पे रखो सारे के सारे, और ये E1 निकाला था। अब चेक करो कि इस प्रोसेस से इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना था, कितना इतना। अब इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है इतना है। अब C2 की वैल्यू यहाँ पे रखनी होगी, इसीलिए मैंने आपको बोला कैपेसिटेंस क्या निकालनी होती है ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले, तो C2 निकाल दिया। तो C2 कितना है ये रहा, C2 की वैल्यू यहाँ पे रखो, और फिर इसमें E1 और E2 में क्या रिलेशन आ रहा है वो चेक करो, क्या ये ऐसा रिलेशन आ रहा है जैसा ये बोल रहा है। ये देखो इसने क्या बोला, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज रिड्यूस बाय ए फैक्टर ऑफ 2k, क्या ये सही बोल रहा है, अभी चेक कर लेते हैं, अभी चेक कर लेते हैं ना। E2 कितना आ रहा है, ये मिटा देते हैं यहां से, अब देखो E2 बराबर C2 की वैल्यू ये रही, C2 की वैल्यू ये रही, ये देखो यहाँ पे C2, वो देखो ना C2 की वैल्यू रख दो ए अपसाइलन नोट के डी के प्लस 1, ये देखो इसमें C2 की वैल्यू रख दी मैंने यहां से C2 इंटू वी, नीचे क्या है ए अपसाइलन नोट के, ए अपसाइलन नोट के। ठीक है, तो ये देखो E2 कितना आ जाएगा अपने पास, E2 बराबर ए अपसाइलन नोट के से ए अपसाइलन नोट के चला गया वी डी के प्लस 1, ये इतना आ गया अपने पास E2। अब E1 कितना आया था, E1 कितना आया था, E1 कहां पर है, E1 रहा ये रहा, ये रहा। अब यहाँ पे C1 की वैल्यू रख दो, C1 की वैल्यू रखते ही E1 आ जाएगा यहाँ पे, E1 कितना आएगा देखो, E1 बराबर सीधा V अपॉन डी आएगा, मुझे पता है E1 कितना आएगा V अपॉन डी आएगा, ये कैंसिल आउट हो गए। देखो C1 की वैल्यू रखो C1V E1 की वैल्यू कितनी है ए अपसाइलन नोट, अपसाइलन आर का मतलब क्या है के है। अब C1 की वैल्यू यहाँ पे रखो तो E1 का पता चल जाएगा आपको, C1 की वैल्यू रख दी के ए अपसाइलन नोट अपॉन में डी, ये सीधा भी कर सकता था मैं है ना, बट चलो अपन ऐसे कर लेते हैं। अब देखो C1 की वैल्यू तो रख दी, अब V का V रख दिया, और नीचे क्या है ए एप्सिलॉन नॉट के, तो ए एप्सिलॉन नॉट के से ए एप्सिलॉन नॉट के चला गया। तो E1 की वैल्यू कितनी आई है अपने पास, E1 की वैल्यू आई है अपने पास V अपॉन डी, और E2 की वैल्यू कितनी आई है, इतनी आई है, ये E2 आया है। तो E2 और E1 में क्या रिलेशन है, V अपॉन डी की जगह क्या रख सकते हो, V अपॉन डी की जगह क्या रख सकते हो E1, तो E1 अपॉन में K प्लस 1 आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रिड्यूस हो गया, 1 अपॉन K प्लस 1 टाइम रिड्यूस हो गया, ये देखो। बट इसने क्या किया है, रिड्यूस बाई ए फैक्टर ऑफ 2K, ये ऐसा 2K नहीं होगा, K प्लस 1 इससे रिड्यूस हो जाएगा, इस फैक्टर से रिड्यूस हो जाएगा 1 अपॉन K प्लस 1 से, ठीक है। क्योंकि ये देखो V अपॉन डी की जगह क्या रख दोगे E1 अपॉन में K प्लस 1, तो कितने फैक्टर से रिड्यूस हो गया, K प्लस 1 फैक्टर से रिड्यूस हो गया,
ठीक है, बट इसने क्या बोला 2K, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया, ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, हाँ। तो अभी देखो आगे नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन, द वर्क डन इन द प्रोसेस डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेजेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ये कह रहा है कि इस प्रोसेस को, इसको ऐसा बनाने में अपन को बाहर से एक्सटर्नल वर्क करना पड़ा, तो क्या ये वर्क, ये कह रहा है कि वो जो वर्क किया है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। अब अपन को तो पहले निकालना है कि इसको इससे ऐसा बनाने में कितना बाहर से अपन को वर्क करना पड़ा, तो वो कैसे निकालेंगे, कितना वर्क किया गया वो कैसे निकालेंगे। अपन ये देख लेते हैं कि चलो इसमें एक स्लाइड और ऐड करते हैं। अभी देखो कितना वर्क किया वो अपन को कैसे पता चलेगा। अब फाइनल एनर्जी कितनी है, इसमें देख लो इसकी एनर्जी कितनी है, इसकी जितनी एनर्जी बढ़ी है उतना ही मतलब बाहर से वर्क किया गया है। पहले इसकी एनर्जी निकालो, इसकी एनर्जी कितनी होगी, हाफ CV², इसकी एनर्जी कितनी होगी, हाफ C2V², इसकी हाफ C1V²। वी तो दोनों में सेम है, इसमें भी V वोल्ट इसमें भी V वोल्ट, बैटरी दोनों के लिए क्या है, सेम है। तो पहले के अंदर स्टोर्ड एनर्जी कितनी होगी, जितनी स्टोर्ड एनर्जी में डेल्टा U होगा, चेंज होगा, वही वर्क डन होगा बाहर से। तो वो जो वर्क डन है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना होगा, U फाइनल, इसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी माइनस U इनिशियल, तो वो कितना होगा, हाफ C2V² माइनस हाफ C1V²। क्योंकि दोनों ही कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज पहले और सेकंड दोनों ही केस में V सेम है, बट C2 चेंज है, इसका C2 इसका माइनस C1। तो अब यहाँ पे आप रख के चेक कर सकते हो, V²/2 कॉमन बाहर ले लिया, C2 माइनस C1, तो ये कितना आ जाएगा, V²/2। C2 की वैल्यू कितनी थी, C2 की वैल्यू कितनी थी, K(A)(D)K+1, ये है C2 की वैल्यू। तो C2 की वैल्यू रखो, C2 की वैल्यू रख दी K(A)(D)K+1, ये है C2 की। C1 की वैल्यू कितनी थी, K(A)(D) थी, C1 की वैल्यू ये इतनी थी, ये देखो ये रही, है ना। तो ये यहाँ पे रख दी अपन ने। तो अब यहाँ पे देखो कितना, क्या ये K पे डिपेंड, क्या इसमें सारे K कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये जो वर्क डन है ये K पे डिपेंड कर रहा है, क्या इसमें K एलिमिनेट हो जाएगा, नहीं होगा, K इस फॉर्मूले में आ रहा है, K हटने वाला नहीं है, तो वर्क डन किस पे डिपेंड कर रहा है, K पे डिपेंड कर रहा है। इसको फाइनली पूरा सोल्व करोगे तो भी आपको दिखेगा कि K पूरा एलिमिनेट नहीं हो रहा, K इस जगह रह रहा है पहले से ही, तो वर्क डन किस पे डिपेंड कर रहा है, K पे डिपेंड कर रहा है। बट क्वेश्चन में ऑप्शन में क्या बोला है कि वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन दिस K, ऑन दिस K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो वो क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, वर्क डन क्या कर रहा है, K पे डिपेंड है, K पे क्या है, डिपेंड है। और वो ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि K पे डिपेंड नहीं है वर्क डन, K पे डिपेंड है ना, इसको सोल्व करेंगे तो भी ये K हटने वाला नहीं है यहाँ से, ठीक है ना, K रहेगा इस इधर वाली साइड में। ठीक है, तो ये अपने पास ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो सही तो सिर्फ एक ही हुआ, ये वाला बी वाला, है ना। तो मैं समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, बट आपको अगर आएगा तो आपके इस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था, आपको एडवांस के क्वेश्चन जरूर करने चाहिए ताकि आपका थोड़ा दिमाग ओपन हो, आप सोच पाए कि कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है, कैसे ऐसी इस लेवल की प्रॉब्लम कर लोगे तो आपको मेंस में तो दिक्कत ही नहीं आएगी, है ना। ठीक है, तो आगे चलते हैं आपके हाँ, इसको इस क्वेश्चन को करते हैं ना। ये हो गया था क्या, इसमें एक दिक्कत थी इस क्वेश्चन में कि यहाँ पे मैंने कल आपको बताया था कि ये वाला नहीं है ना, तो ये वाला इधर कुछ भी नहीं है, ऐसे मान लो कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, है ना। तो इस पे अपन क्या कर देते हैं, व्हाइट कलर कर देते हैं ना। यहाँ पे कुछ नहीं है ऐसे, ये ऐसा है ना, ये क्वेश्चन ऐसा है, ये ऐसे मिला दिया और ये ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे ये इस क्वेश्चन को हाँ,
तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें कल एक इश्यू आ रहा था, है ना, ठीक है, कि अपने पास ये जो ये वायर वाला था, ये मैंने बताया था, तो ठीक है, इसको मैं एक बार और बता देता हूँ यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं अपन, ठीक है। तो एक बार इसको पूरा ये क्या है अपने पास पीडीएफ है, तो इसको अपन मिटा नहीं सकते, है ना, सेम पीडीएफ यूज ले लिया अपन ने, है ना, ठीक है। तो इसको सोल्व अपन एक स्लाइड और ऐड कर लेते हैं। आप इस क्वेश्चन को यहीं पे ही ध्यान में रखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये देखो अपने पास यहाँ पे इन द गिवन सर्किट ए चार्ज ऑफ 80 माइक्रोकुलम, क्या है, ए चार्ज ऑफ 80 माइक्रोकुलम, 80 microcoulomb is given to the upper plate of a 4 microfarad capacitor. Then in the steady state the charge on the upper plate of 3 microfarad capacitor is, अपन को क्या निकालना है, 3 माइक्रोफेरेड। ये ऐसा रेड वाला कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन एकदम ऐसे है, ये पेन से ऐसे हो रखा है, ठीक है ना, ठीक है। तो आप आपको क्या ध्यान में रखना है, द चार्ज ऑन द अपर प्लेट ऑफ 3 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज, अपन को क्या निकालना है, 3 माइक्रोफेरेड वाला जो ये कैपेसिटर है, इस पे क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है अपने पास। जैसे ये 80 माइक्रोकुलम चार्ज ऐसे आ रहा था, तो इस पे भी प्लस का कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास, हाँ, ये जो 80 है ना, यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, इस पे 80 माइनस का, इस पे 80 किसका, इस ऊपर वाली पे 80 प्लस का आ जाएगा, नीचे वाली पे क्या आ जाएगा, 80 माइनस का, ठीक है ना। तो ये देखो इसमें 80 चार्ज फ्लो हो रहा है, तो यहाँ से भी 80 का फ्लो होगा। यहाँ पे अपन मान लेते हैं इधर Q1 आ गया, इधर आ गया Q2, ठीक है। 80 कुलाम इस सर्किट में चार्ज फ्लो कराया है अपन ने, तो ऊपर वाली पे आया +80, नीचे वाली प्लेट पे आया -80, इधर वाली पे अब 80 का ही कुछ पार्ट इधर जाएगा, कुछ पार्ट इधर आएगा। अब अपन को नहीं पता कि इधर कितना जाएगा, इधर कितना जाएगा, वो अपन को क्या करना है, निकालना है। वो अपन को क्या करना है, निकालना है। इधर ये नीचे ऐसे इसको ग्राउंड कर रखा है, ठीक है। तो अभी देखो आप सारे के सारे, है ना, ये ऐसा कुछ नहीं है, ये लो इसको वाइट कर देते हैं, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। यहाँ पे अभी कैपेसिटर बना देता हूँ मैं, ये लो, ये कैपेसिटर बना दिया, ये कैपेसिटर बना दिया, ये कैपेसिटर बना दिया, ये 3 माइक्रोफेरेड, हाँ, ये एक कैपेसिटर है यहाँ पे ऐसे 4 माइक्रोफेरेड का, ये ऐसे सर्किट है, ठीक है। तो इधर Q1 गया, इधर Q2 गया। अब Q1 और Q2 का सम किसके बराबर होगा, 80 के बराबर होगा। तो ये लो Q1 प्लस Q2 बराबर 80 माइक्रोकुलम, क्योंकि जो ये 80 माइक्रोकुलम था वही इधर जाएगा, कुछ पार्ट इधर जाएगा। अब यहाँ पे Q कितना होगा, Q1 की वैल्यू कितनी होगी, C1V। Q1 मतलब Q बराबर क्या होता है, CV। तो इसके अक्रॉस क्या हो जाएगा, Q बराबर इसका C1 मान लेते हैं, C1V। इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, Q2 बराबर C2V। इस पे चार्ज कितना होगा, C2V। ये कैपेसिटर दोनों के दोनों कैपेसिटर किस में है, पैरेलल में। तो पोटेंशियल दोनों के अक्रॉस क्या रहेगा, सेम। दिस एंड दिस क्या है, दोनों के दोनों किस में, पैरेलल में। तो इसके अक्रॉस भी अगर V पोटेंशियल है तो इसके अक्रॉस भी V पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, ठीक है। तो Q1 की वैल्यू रख दी अपन ने C1V, Q2 की वैल्यू रख दी C2V, और ये दोनों चार्ज का सम किसके बराबर होगा, क्योंकि इस पूरे सर्किट में अपन ने चार्ज का कितना का फ्लो कराया है, 80 माइक्रोकुलम का। तो 80 का ये इधर आएगा, कुछ इधर कुछ इधर, इधर मान लिया Q1, इधर मान लिया Q2, तो C1V C2V बराबर कितना हो गया, 80 हो गया। अब देखो V को कॉमन ले लो अपन, C1 और C2 की वैल्यू रख दो। C1 कितना है, 2 माइक्रोफेरेड, ये है C1 और ये है C2। तो C1 और C2, अब V कॉमन आ गया अपने पास, C1 प्लस C2 बराबर में कितना होगा, 80। अब देखो C1 और C2 की वैल्यू रख दो। C1 कितना है, 2 माइक्रोफेरेड, C2 कितना है, 3। तो C1 प्लस C2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो V इंटू 5 बराबर कितना हो गया, 80 हो गया। तो V बराबर कितना आ गया, 16 वोल्ट आ गया। V बराबर कितना आ गया अपने पास, 16 वोल्ट। मतलब इस कैपेसिटर के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट, इस कैपेसिटर के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 60, क्योंकि दोनों के दोनों किस में है, पैरेलल में है। तो ये 16 वोल्ट इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया,
और अगर अपन को किसी भी कैपेसिटर पे चार्ज निकालना है तो अगर अपन को दो चीजें पता है, उसका कैपेसिटेंस और उसके अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस या उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस या उसका वोल्टेज, तो C1 इस पे चार्ज निकालना है C1 पर, तो C1 पर चार्ज कितना हो जाएगा, Q1 बराबर C1V। इस पे चार्ज निकालना है आपको, तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा सेकेंड वाले पे, Q2 बराबर C2V। और दोनों के अक्रॉस V का वैल्यू कितना है 16 वोल्ट, कितना है 16, और C की वैल्यू दे रखी है। तो अब अपन को चार्ज कौन से पे निकालना था, इस पे चार्ज निकालना था 3 माइक्रोफेरेड वाले पर। तो 3 माइक्रोफेरेड, इसकी C2 कितना है 3 है, ये लो 3 रख दिया, 3 इंटू इसके अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस कितना है 16 वोल्ट, इसके अक्रॉस भी कितना है 16, क्यों दोनों पैरेलल में है। तो ये कितना आ जाएगा, Q2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q2 की आ जाएगी 48 माइक्रोफेरेड। Q2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइक्रोफेरेड नहीं माइक्रो कुलाम, चार्ज निकाल रहे हैं ना माइक्रो कुलाम, तो 48 माइक्रो कुलाम। तो ये देखो यहाँ पे ये आंसर आ गया। एक तरीका तो ये रहा, दूसरा तरीका भी आप लगा सकते थे इसको सोल्व करने का। क्या तरीका लगा सकते थे, इसको एक आइसोलेटेड सिस्टम मान लेते, जैसे अभी एक तरीका हो गया अपने पास इस क्वेश्चन को करने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता था, वो बात एक ही है, सेम यही बात ही है। उसमें क्या होता है कि अपन इसको है ना एक आइसोलेटेड सिस्टम मान लेते हैं कि ये प्लेट ये प्लेट ये प्लेट, ये एक अलग ही सर्किट, ये एक सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम हो गया, कहीं से भी कनेक्ट नहीं है। ये इतना, तो इस पे पहले चार्ज 0 था, तो फाइनली भी चार्ज कितना रहना चाहिए 0 रहना चाहिए, ठीक है। तो इस पे इधर -80 आया, इस -80 प्लस इसके ऊपर वाला चार्ज प्लस इसके ऊपर वाला चार्ज, तीनों का सम क्या रहना चाहिए 0 रहना चाहिए, क्योंकि इनिशियली चार्ज तीनों पे 0 था, एकदम आइसोलेटेड थी। वो कॉन्सेप्ट लगा के भी अपन कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, कि -80 प्लस दिस का चार्ज प्लस इसके ऊपर वाला चार्ज Q1 प्लस Q2 बराबर 0, तो -80 प्लस Q1 प्लस Q2 बराबर 0, तो Q1 प्लस Q2 बराबर क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा। वो तरीका भी आप लगा सकते हो आइसोलेटेड करके, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन अपना डिस्कस हो गया था, जिन्होंने ये नहीं देखा ये पहले वाले पार्ट में जाके देखें, ये अपन ने पहले डिस्कस कर लिया है, इसका एक अलग वीडियो है वो आप जाके देखें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, है ना। अब देखो एक ऐसा क्वेश्चन सेम ऐसा ही अपने 22 में आया था, लगभग ऐसा ही था। अभी ये क्वेश्चन एक और आ गया, ये कब आ रहा है अपने पास 14 में, तो इसको अपन डिस्कस करते हैं जल्दी से, ठीक है। हाँ, हाँ इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं अभी, है ना। तो सारे के सारे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें एंड खुद से ट्राई करें, अपने लॉजिक्स लगाएं, अपने कॉन्सेप्ट्स लगाएं, अपने फॉर्मूले लगाएं और सोल्व करके देखें कि हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। पानी पी लेते हैं तब तक, है ना, ठीक है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं आगे, है ना, ठीक है। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, हाँ देखो ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K between its plates that cover 1/3 of the area of the its plates, ठीक है। यहाँ पे क्या मतलब है 1/3 ऑफ एरिया ऑफ इट्स प्लेट्स एज शोन इन द फिगर। ये देखो एक प्लेट ये होगी, एक प्लेट ये होगी, ये क्या कह रहा है, ये इसमें ये देखो जैसे ना ये ऊपर वाले पार्ट में 1/3 पार्ट में डाइलेक्ट्रिक भरा है और नीचे वाले 2/3 में कुछ नहीं है, फ्री स्पेस या एयर मान सकते हो, ठीक है। 1/3 ये देखो, ये 1/3 ये जो ये है ना ये 1/3 पार्ट है प्लेट का, 1/3 एरिया, ठीक है। तो टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज C, इस ये जो सामने कैपेसिटर दिख रहा है आपको,
इस कैपेसिटर में ये फ्री स्पेस है, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, इस दोनों को मिलके इस पूरे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है, सी है। कितनी है, सी है। while that of the portion with dielectric in between is C1। ये कह रहा है इस पूरे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है C, बट ये जो एक ऊपर इतना छोटा सा कैपेसिटर और बनेगा जिसमें सिर्फ डाइलेक्ट्रिक डल रखा है, उसकी कैपेसिटेंस क्या है, C1 है। इसकी कितनी है, ये जिसमें इसकी है C1, इसकी C1 है, और कंप्लीट की कितनी है, C है, पूरे की क्या है, C है। तो अगर इसकी C1 है तो इसकी नीचे वाले की अपन मान लेते हैं कि C1 डैश है। C1 और C1 डैश दोनों को मिलके ये C है। इस पूरे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या है, C है। इसकी इसने दी है कितनी है, C1 है, और इस नीचे वाले की दी नहीं है, नीचे वाले की अपन मान लेते हैं C1 डैश है, और ये इस पूरे की कितनी है, C है। चलो ठीक है, ओके ठीक है। when the capacitor is charged, the plate area covered by the dielectrics get charge Q1। इस कैपेसिटर को अपन एक V वोल्ट की बैटरी से चार्ज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, V वोल्ट की बैटरी से क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। तो चार्ज कर रहे हैं तो ये बात बोल रहा है क्वेश्चन वाला कि जिस इस प्लेट पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, इस पे आएगा नेगेटिव, तो पॉजिटिव में से कुछ इधर ऊपर आएगा, कुछ इधर नीचे आएगा। तो ये कह रहा है डाइलेक्ट्रिक के पास डाइलेक्ट्रिक जिस जो प्लेट का पार्ट डाइलेक्ट्रिक से कनेक्टेड है उस पे चार्ज आ रहा है Q1, और जो प्लेट का पार्ट फ्री स्पेस से कनेक्टेड है, यहाँ पे फ्री स्पेस या एयर मान लो, उस पे चार्ज आ रहा है Q2। ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक इज E1। ये कह रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है। यहाँ प्लेटों के बीच क्या होगा, यहाँ पे चार्ज होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, यहाँ पे भी होगा, इस डाइलेक्ट्रिक में भी होगा। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, यहाँ पे E2 है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है भाई। हाँ, चूज द करेक्ट ऑप्शन इग्नोरिंग एज इफेक्ट। ठीक है, एज इफेक्ट को अपन को इग्नोर करना है। एज इफेक्ट मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा ऐसे बाहर की ओर ऐसे निकल जाता है ऐसे, उसको अपन को क्या करना है, इग्नोर करना है। ठीक है, उसको अपन को कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, कोई ना। तो अब अपन को यहाँ पे क्या क्या निकालना है, E1 अपॉन E2 निकालना है। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो निकालना है। ये 1 आएगा या 1 अपॉन क्या आएगा, ये अपन को निकाल के देखना है। Q1 अपॉन Q2 मतलब यहाँ पे चार्ज आएगा कुछ इस प्लेट पे, यहाँ पे कुछ चार्ज आएगा, यहाँ पे भी कुछ नीचे भी चार्ज आएगा, यहाँ पे इस पे भी चार्ज आएगा ऐसे। तो ये नीचे वाला जो प्लेट का पार्ट एयर से कनेक्टेड है उस पे चार्ज आ रहा है Q2, जो पार्ट डाइलेक्ट्रिक से कनेक्टेड है उस पे आ रहा है Q1। तो यहाँ पे इस जगह पे माइनस का Q1 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस Q1, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस Q2 आएगा। ये प्लस Q2 तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस Q2, यहाँ पे माइनस आएगा, सॉरी, है ना। ये देखो इसको है ना मिटा देते हैं। यहाँ पे माइनस का आएगा ऐसे। तो यहाँ पे ये आ रहा है Q1, यहाँ पे ये आ रहा है Q2, तो Q1 और Q2 का रेशियो निकालना है। फिर C1 और C अपॉन C1 निकालना है। C मतलब पूरे की कैपेसिटेंस, C1 मतलब इतने से की कैपेसिटेंस। ठीक है, तो ये सारे पार्ट करके देखो कितने अच्छे क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे रहते हैं, कॉन्सेप्ट वाइज बहुत ही अच्छा है ना। काफी सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो रहे हैं, वोल्टेज का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपेसिटेंस, चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, सारी चीजें आ गई है ना, सारी चीजें पूछ ली लगभग इसने, है ना। ठीक है, तो करें, खुद से ट्राई करें, है ना, करें फिर, है ना। हाँ चलो करते हैं ना। देखो देखो अभी पहला इक्वेशन देख लेते हैं। ये तो उसी कॉन्सेप्ट से हो जाएगा जो मैंने बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है E1 और E2 के अंदर। ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले मैंने आपको बोला है कि इस टाइप के क्वेश्चन करते टाइम आप कैपेसिटेंस निकाला करो। पहले क्या निकाला करो, कैपेसिटेंस। तो चलो कैपेसिटेंस या वोल्टेज वाले से पता कर लिया करो। ठीक है, तो चलो कैपेसिटेंस ही निकालते हैं अपन। क्या निकालते हैं, कैपेसिटेंस निकालते हैं। पहले तो इतने से पोर्शन की एक कैपेसिटर ये बन रहा है, इसमें 2 कैपेसिटर बन रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। ऐसा सिस्टम है, एक ऊपर वाला कैपेसिटर, एक नीचे वाला,
ये देखो एक कैपेसिटर तो ये इतना बन जाएगा और एक ये इतना, दो कैपेसिटर बन रहे हैं, ठीक है। इस ऊपर वाले की कैपेसिटेंस है C1 और नीचे वाले की मान ली अपन ने C1 डैश, C1 डैश, ठीक है। दोनों के दोनों किस में है, पैरेलल में, तो सीधी की सीधी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, C इक्विवेलेंट ऐड हो जाएगी, C1 प्लस C2 हो जाएगा, है ना। इजी है या नहीं है, इजी है ना। हाँ तो देखो इसको सोल्व करो फिर, है ना। हाँ तो चलो C1 निकालते हैं जिसके अंदर डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है ऊपर वाले पोर्शन में, इसमें क्या है, डाइलेक्ट्रिक है, तो C1 कितना आ जाएगा, C1 बराबर K, एरिया कितना है A/3, इसने बोला है भाई, यहाँ पे बोला है 1/3 एरिया, 1/3 एरिया ऑफ कंप्लीट प्लेट, तो एरिया कितना हो जाएगा A/3, अपसाइलन नोट अपॉन में सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, दिस और दिस प्लेट के बीच का सेपरेशन कितना है, D है, D है, इन दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन कितना दे रखा है, D दे रखा है, तो ये हो जाएगा, ये लो, तो C1 की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, KA अपसाइलन नोट अपॉन 3D। ये ऊपर वाला इतने की कैपेसिटेंस है जिसके अंदर डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ था, इतने की। अब इस नीचे वाले की और निकाल लो, इसकी, इसमें एयर है, तो इसका अपन ने माना था C1 डैश, C1 डैश, ये देखो इसका कैपेसिटेंस निकालते हैं, तो ये इसका के इसमें होगा नहीं, तो इसमें तो C बराबर C1 डैश बराबर क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, तो A कितना होगा, नीचे वाले का A/3 पार्ट, यहाँ पे एरिया कनेक्टेड है डाइलेक्ट्रिक से, 2A/3 एरिया प्लेट का किससे कनेक्टेड है, फ्री स्पेस या एयर से मान लो, ठीक है। तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D होती है नॉर्मल केस में अपने पास कैपेसिटेंस, तो एरिया की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2A/3, अपसाइलन नोट का अपसाइलन नोट, और D कितना है, सेपरेशन होता है, D इज द सेपरेशन, तो D का D रख दोगे, सेपरेशन कितना है इस प्लेट से लेके इस प्लेट के बीच का, थोड़ा सा इसको ना इसको कर देते हैं क्लीन, ज्यादा ही कंफ्यूजन हो रहा है ना। ये लो, ये था C1 और नीचे वाला था C1 डैश, ये सेपरेशन है D, बस ऊपर वाला कैपेसिटर नीचे वाला कैपेसिटर, तो ये आ गया एरिया इसका, ये इतना एरिया कितना था यहां से लेके यहां तक A/3 कितना एरिया था, और ये नीचे वाला कितना था इस प्लेट का एरिया 2A/3, तो 2A/3 अपसाइलन नॉट अपॉन D, तो ये आ गई C1 डैश। अब अपन को क्या निकालना है और C इसने क्या बोला था, C इज द पूरे की कैपेसिटर, इस पूरे की कैपेसिटर, मतलब C का मतलब है C दिस प्लस दिस, इस पूरे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी आएगी, ये कैपेसिटर और ये दोनों के दोनों किस में है, पैरेलल में है, दोनों के दोनों किस में है, पैरेलल में है तो C इक्विवेलेंट या C बराबर कितना होगा, इस पूरे की कैपेसिटेंस C बराबर इसकी प्लस इसकी, C1 प्लस C1 डैश होगा, क्योंकि दोनों क्या है, पैरेलल में है, तो सीधी की सीधी कैपेसिटेंस ऐड होगी, तो C बराबर C1, C1 की वैल्यू कितनी है, KA अपसाइलन नोट अपॉन 3D प्लस C1 डैश, C1 डैश कितना हो जाएगा 2A अपसाइलन नोट अपॉन में 3D, तो ये आगे सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, A अपसाइलन नोट अपॉन D कॉमन आ रहा है, A अपसाइलन नोट अपॉन 3D कॉमन आ रहा है दोनों में से, A अपसाइलन नोट अपॉन 3D दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बचा K और यहाँ पे बचा 2, ये इस पूरे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस आ गई, सिर्फ इतनी भी पूछ सकता था, है ना। तो इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी आ गई, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 3D K प्लस 2 पूरे की, ठीक है, पूरे की कैपेसिटेंस निकाल ली। C क्वेश्चन में क्या पूछा है, C अपॉन C1 पूछा है, तो ये तो C है ही अपने पास, और C1 की वैल्यू कितनी आई थी, ये रही C1, ये देखो C1, C1 मतलब इतने C की कैपेसिटेंस, ये थी अपने पास C1, और ये कितना था C1 डैश था, ये देखो C1 और C1 डैश। तो अब अपन को क्या निकालना है, क्या निकालना है, यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन वाला क्या पूछ रहा है, C अपॉन C1, क्या पूछ रहा है, C अपॉन C1, तो निकालते हैं C अपॉन C1 निकालते हैं, क्या निकालते हैं C अपॉन C1, तो देखो ये मैं मिटा देता हूं एक बार यहाँ पे, है ना, तो C अपॉन C1, ठीक है
क्या निकालना है, सी अपॉन सी वन। तो सी की वैल्यू तो ये रही सी अपॉन सी वन, तो सी की वैल्यू ये रही, सी की वैल्यू रख दो ए एप्सिलॉन नॉट 3d के प्लस 2 अपॉन में सी वन, सी की वैल्यू सी वन की वैल्यू कितनी है, के एप्सिलॉन नॉट अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन 3d। तो 3d से 3d चला गया, ए एप्सिलॉन से ए एप्सिलॉन चला गया, तो ये आ जाएगा के प्लस 2 अपॉन के प्लस 2 अपॉन में के। तो ये इतना ही आ रहा है, ये देखो कितना आया, के प्लस 2 अपॉन में के, ये के बचा। तो ये तो सही आ गया अपने पास, सही आया या नहीं आया, सही आ गया ना, सही आ गया। ये देखो ये कैपेसिटेंस का रेशियो अपने पास ऐसे आ गया। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट ऑप्शन करते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड वाला देख लेते हैं कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसके अंदर कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो कितना कितना आएगा। ठीक है, तो चलो इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो निकालते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड वाला तो रेशियो इसमें इजी रहेगा। मैं एक बार क्या करता हूं कि इसमें अपन को किस किस चीज की आगे जरूरत पड़ने वाली है, Q1 बराबर C1V, Q2 बराबर C की जरूरत पड़ेगी, दोनों की, इसके और इसके कैपेसिटेंस की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो मैं इसको मिटा देता हूं एक बार, यहाँ पे मिटा देते हैं इसको, लो इसको मिटा देते हैं, है ना। काफी बड़े सॉल्यूशंस आ रहे हैं ना। हाँ, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये V वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया तो 0 वोल्ट अगर इधर मानेंगे तो V वोल्ट इधर मानना पड़ेगा, V वोल्ट की बैटरी है तो यहाँ पे भी वोल्टेज कितना होगा 0 वोल्ट, और यहाँ पे हर जगह क्या होगा V वोल्ट होगा। तो इन दोनों के अक्रॉस, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा V, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा V। तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इस डाइलेक्ट्रिक में और इसमें दोनों में क्या है, सेम है। इस ऊपर वाले कैपेसिटर नीचे वाले कैपेसिटर दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है, और उसकी वैल्यू कितनी है V है, क्योंकि अपन ने इसको V वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया ऐसा मान लिया। ठीक है, तो V है, तो अब अपन को पता है कि कैपेसिटर में हाँ dV बराबर अपने पास क्या होगा, देखो अगर मैं इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो अब देखो इसके अंदर भी पोटेंशियल डिफरेंस अगर वो, चलो ये मान लिया V1 बराबर E1 इंटू डी, इसके अंदर आपने मानोगे V2, नीचे वाले के अंदर V2। अब V1 और V2 की वैल्यू भी दोनों की बराबर है E2D, V1 बराबर V2 है क्योंकि इसके अक्रॉस भी V1, इसके अक्रॉस V1 माना है अपन ने, इसके अक्रॉस मान लिया V2। अब V1 और V2 की तो वैल्यू बराबर है, V के बराबर ही है। V1 और V2 किसके बराबर है, V के, क्योंकि V वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। तो V1 बराबर कितना आ गया अपने पास, V बराबर आ गया E1D, और ये इधर से क्या आ रहा है, V बराबर क्या आ रहा है E2D। तो इधर वाली ये दोनों साइड बराबर है, तो इधर वाली साइड भी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इधर वाली ये दोनों साइड बराबर है तो ये D बराबर है, तो E1 और E2 बराबर होगा तभी ऐसा पॉसिबल है। तो E1 बराबर क्या होगा अपने पास, यहां से E2 होगा, क्योंकि देखो ये दोनों बराबर है तो E1D और E2D को आपको क्या रखना पड़ेगा बराबर, D से D कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास फाइनली क्या आ जाएगा E1 बराबर E2 हो जाएगा, क्योंकि ये साइड्स बराबर है तो इन दोनों को आपको बराबर रखो, इधर भी V इधर भी V, तो E1D बराबर E2D, तो अपने पास क्या आ जाएगा E1 बराबर E2 आ जाएगा। ठीक है, हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 बराबर E2 आ गया तो E1 अपॉन E2 बराबर कितना आ जाएगा 1/1 आ जाएगा। इनका रेशियो क्या आएगा, दोनों बराबर है तो उनका रेशियो क्या आएगा 1/1 आएगा। तो ये देखो ये पहला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, आप उस तरीके से भी निकाल सकते थे, E1 बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते इसके अंदर निकालते, फिर इसकी कैपेसिटेंस Q के ड्रम में, ठीक है, फिर V वाला वो जो पीछे अपन ने एक तरीका अपनाया था उससे भी निकालते तो भी सेम आने वाला था, बट ये इजी लॉजिक था तो ऐसे निकाल दिया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो आ गया। ठीक है, अब अपन आगे क्या करते हैं चार्ज का रेशियो निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये ऑप्शन सही आ गया, ये ऑप्शन सही आ गया। अब अपन को ये चार्ज वाला ऑप्शन चेक करना है, चार्ज का क्या क्या रेशियो आएगा। ठीक है, तो चार्ज वाला चेक करके बताओ, देखा नहीं सारे चार्ज कैसे निकालोगे, Q बराबर CV, V तो दोनों में सेम रहेगा, Q1 बराबर C1V, Q2 बराबर C2 या C1 डैश V, V दोनों में सेम है तो Q1 अपॉन Q2 बराबर क्या होगा C1 अपॉन C1 डैश होगा, क्या होगा C1 अपॉन C1 डैश होगा। ठीक है, तो देखो निकालते हैं, चलो हाँ इसको मिटा देते हैं इधर, है ना,
और यहीं पे ही सोल्व कर देते हैं, चार्ज का रेशियो निकाल लेते हैं, है ना। Q1 इस पे चार्ज, जो यहाँ पे चार्ज आया है C1V, Q बराबर क्या होता है, CV होता है। तो ऊपर वाले की कैपेसिटेंस क्या मानी थी, C1 मानी थी, तो C1V पोटेंशियल डिफरेंस V। Q2 बराबर कितना होगा, C1 डैश, इसकी कैपेसिटेंस क्या मानी थी, C1 डैश मल्टीप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कैपेसिटर, वो तो सेम ही है, वो कितना है, V है। अब इनका रेशियो निकालना है, तो Q1 अपॉन Q2 बराबर C1V C2V, तो Q1 अपॉन Q2 कितना आ जाएगा, C1 अपॉन C2 आ जाएगा। Q1 अपॉन Q2 बराबर क्या आ जाएगा, C1 अपॉन C2 आ जाएगा। तो C1 अपॉन C2 का, तो C1 अपॉन C1 डैश, तो C1 तो ये है और C1 डैश ये है, इनका रेशियो निकाल दो। ये देखो कितना है, Q1 अपॉन Q2 बराबर C1 अपॉन C2 नहीं है, C1 डैश है। Q2 की जगह क्या रखोगे, C1 डैश V, तो V से V चला गया, ये बचा C1 अपॉन में C1 डैश। तो Q1 और Q2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, C1 अपॉन C1 डैश, तो C1 की वैल्यू कितनी है, C1 की वैल्यू कितनी है, देखो C1 की वैल्यू ये रही, के एप्सिलॉन नॉट, के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन 3D अपॉन में C1 डैश की वैल्यू कितनी है, 2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 3D, 2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 3D, 3D से 3D चला गया, A एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट चला गया, क्या बचा, K अपॉन 2। तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, क्या हो गया, गलत हो गया। कितना आ रहा है अपने पास, Q1 अपॉन Q2 की वैल्यू कितनी आ रही है, K अपॉन 2 आ रही है ना। ठीक है, तो ये भी बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था, है ना। तो सारों को समझ में आ गया होगा, है ना। ठीक है, कि कैसे क्या करना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, काफी टाइम लग रहा है इन क्वेश्चंस में। हाँ, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो सारे के सारे, है ना। ये वाला क्वेश्चन करते हैं, है ना, ये वाला क्वेश्चन करते हैं सारे, है ना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखो सारे के सारे, और जल्दी से ट्राई करो कि कैसे इसका कैपेसिटेंस निकलने वाला है, सी इक्विवेलेंट, है ना। फोर आइडेंटिकल थिन स्क्वायर मेटल शीट्स S1 S2 S3 S4 each of side A are kept parallel to each other with equal distance, ठीक है, between them as shown in the figure। ठीक है, लेट C नॉट बराबर A एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर अपॉन D वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, हाँ ठीक है। अब देखो ये सारे है ना, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फोर आइडेंटिकल थिन स्क्वायर मेटल शीट S1 S2 S3 S4 ऐसे रखी हुई है, S1 S2 S3 S4 ऐसे, S1 एक प्लेट, S2 S3 S4 ऐसे प्लेट्स रखी हुई है। ये देखो ये चार, 1 2 3 4, ठीक है। और इनके बीच का गैप कितना है, D है, D ये गैप है, दोनों इन प्लेट्स के बीच का गैप है। ठीक है, सी नॉट बराबर क्या दे रखा है, एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर अपॉन डी, मतलब एक की कैपेसिटेंस बताइए। अगर दो ही प्लेट रखी हुई हो तो उनके केस में कैपेसिटेंस कितना आएगा, सी नॉट, और वो कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर अपॉन डी, है ना। ठीक है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होता है ना अपने पास, सी नॉट बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, तो ए का वैल्यू इसने दे दिया A स्क्वायर, प्लेट का साइज A इंटू ए। ठीक है, तो उस टाइप से इसने एक की कैपेसिटर हो, उस केस में ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होता है, ए की वैल्यू इसने कितनी रख दी, A स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर सीट है, A इंटू ए, A इंटू ए। ठीक है, हाँ उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैच द क्वांटिटी मेंशन इन लिस्ट 1 विथ देयर लिस्ट इन 2। ये अपने पास लिस्ट 1 है, इसको इस लिस्ट 2 के साथ क्या करना है, मैच करना है। क्या करना है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ क्या करना है, मैच करना है। ठीक है, तो चलो अभी मैच कर देते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैच कर देते हैं। द कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S4 विथ S2 एंड S3 नॉट कनेक्टेड इज, अपन को S1
और S4 के बीच, S1 और S4 के बीच क्या निकालनी है? कैपेसिटेंस। S1 S2 S3 S4, S1 और S4 के बीच कैपेसिटेंस निकालनी है। और ये कह रहा है S2 इज नॉट कनेक्टेड टू S3। इसमें क्या है कि आगे वाले ऑप्शन और देख लेते हैं। द कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S4 विथ S2 सॉर्टेड टू S3, मतलब S2 को S3 से कनेक्ट कर रखा है वायर से। सॉर्टेड मतलब S2 को S3 से वायर से कनेक्ट कर दिया, तो इसका मतलब वो क्या हो गया? शॉर्ट हो गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या है? ये कह रहा है S2 एंड S3 आर नॉट कनेक्टेड, मतलब S2 और S3 कनेक्टेड नहीं है वायर से। तो चलो अपन अभी कैपेसिटेंस निकालते हैं। पहले केस में कैपेसिटेंस निकालते हैं P के अंदर। कौन सा केस? P केस। इसके अंदर कैपेसिटेंस निकालते हैं। किसके बीच कैपेसिटेंस निकालनी है अपने को? S1 और S4 के बीच कैपेसिटेंस निकालनी है। तो चलो अपन यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। इधर की जगह काफी है। 1 2 3 4 2 बने, 1 2 3 4। ये हो गया S1, ये हो गया S2, ये हो गया S3, ये हो गया S4। तो S1 और S4 के बीच कैपेसिटेंस निकालनी है ना, तो इसको एक बैटरी से ऐसे कनेक्ट कर दो। ये लो, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये 0 वोल्ट ले लो, ये V वोल्ट, तो यहाँ पे V वोल्ट, यहाँ पे 0 वोल्ट। अब आपके पास देखो कितने कैपेसिटर बन रहे हैं। यहाँ पे कितने कैपेसिटर बन रहे हैं? एक ये देखो, एक ये बीच वाला, 2, एक कैपेसिटर यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। कितने कैपेसिटर बन गए? 3 कैपेसिटर बन गए। और तीनों के तीनों किस में हो जाएंगे? तीनों के तीनों किस में हो जाएंगे? कैपेसिटर सीरीज में हो जाएंगे। तीनों के तीनों कैपेसिटर किस में? सीरीज में है। तो सीरीज में इसका सी इक्विवेलेंट कितना होगा? अगर इसका सी नोट है, इस एक की कैपेसिटेंस सी नोट है, इसकी भी सी नोट है, इसकी भी सी नोट है, तीनों कैपेसिटर किस में? सीरीज में। एक कैपेसिटर, 2 3, तीनों किस में? सीरीज में। तो तीनों सीरीज में है, तो सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा इसका? सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? सी वाई सी नोट वाई 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? सी नोट वाई 3। कैसे निकाला? 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 1/C2 1/C3, इस फॉर्मूले से निकाला। और यहाँ पे C1 C2 C3 की वैल्यू क्या रखोगे? C नोट C नोट C नोट। तो कितना आ जाएगा? सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C नोट बाई 3 आ जाएगा। तो पहले में देखो, पहले में C नोट बाई 3 कौन से में आ रहा है? P के अंदर क्या आ जाएगा? 3। ये देखो, इसका ये हो जाएगा। P का क्या आ गया? P के अंदर क्या आ गया? 3 आ गया। P का क्या आ गया? 3। अब देखो, P तो इजी सा था, एक कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर, बैटरी लगा दी, बस निकाल दिया। अब और दूसरा करते हैं। अब अपन ये करते हैं कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S4, S2 सॉर्टेड टू S3। अब देखो ये बना दिया इधर S1 S2 S3 S4, ये 4 प्लेट बना दी। 4 प्लेट बना दी, ये लो 4 प्लेट बना दी। अब ये क्या कह रहा है? कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S4, ये लो S1 और S4 के बीच निकालनी है, तो एक ऐसे बैटरी लगा दो, ये लगा दी। ठीक है। अब उसके बाद विथ S2 सॉर्टेड टू S3, S2 को S3 से सॉर्टेड कर रखा है, मतलब वायर से कनेक्ट कर रखा है। ये लो, वायर से जोड़ दिया, सॉर्टेड कर दिया। क्या कर दिया? सॉर्टेड। तो अब अपने पास कैपेसिटर कितने बचेंगे? 1 2, ऐसा हो गया ना। ये देखो ऐसे हो गया, एक कैपेसिटर ऐसे, एक कैपेसिटर ऐसे, और ये V वोल्ट की बैटरी। ये हो जाएगा एक कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर, ये बीच में वायर हो गया, ये लो बीच में वायर हो गया। इसकी कैपेसिटेंस सी नोट, इसकी सी नोट। तो सी नोट और सी नोट किस में है? सी नोट और सी नोट सीरीज में है। तो सी इक्विवेलेंट कितना होगा? 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 1+C2। तो कितना आएगा सी इक्विवेलेंट? C नोट बाई 2 आएगा। उस फॉर्मूले से निकालोगे आप, 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 1+C2। तो ये कितना आ जाएगा? C नोट बाई 2। तो कितना आ जाएगा? C नोट बाई 2। तो इसका किस में आ रहा है? ये इसका तो इसमें ही आ रहा है। P का 3 आ जाएगा, Q का क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है। अब R का निकालो। किसका निकालना है? R का। R का निकालते हैं, यहाँ पे मिटा देते हैं इसको। ये लो, अभी निकाल देते हैं R का, है ना। R का निकालते हैं, R का निकालते हैं ना। किसका निकालते हैं? R का ना। हाँ। R का कितना आएगा? हाँ, R में देखो, द कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S3, S2 sorted to S4। द कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S3, S1 और S3, इसके और इसके बीच कैपेसिटेंस निकालनी है। और सॉर्टेड किसको कर रखा है?
कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S3, S2 सॉर्टेड टू S4, मतलब S2 को ऐसे S4 से कनेक्ट कर दिया वायर से, ऐसे सॉर्टेड कर दिया, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है। तो ये देखो अपन बना लेते हैं। जिनके बीच कैपेसिटेंस निकालनी है उनको बैटरी से कनेक्ट कर दो, उनको साइड में रखो। जैसे कि अपन को किस किस के बीच में निकालनी है, S1 और S3 के बीच में, कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S3 के बीच, कैपेसिटेंस किसके बीच निकालनी है, S1 एंड S3 के बीच, मतलब ये लो 1 2 3 4, ठीक है ना, ये एक बार है ना, हाँ कितनी प्लेट है अपने पास, हाँ 4, 1 2 3 4। इसको कौन से तरीके से बताएं मैं आपको, आपको मैं उस तरीके से बताता हूँ जो आपके लिए रहे इजी, है ना। तो हाँ चलो देखो, है ना, S2 और S4 को कनेक्ट कर दिया, इसका मतलब अपन इजी वाले तरीके से मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर दूसरे तरीके से बता दूंगा। S2 और S4 को कनेक्ट कर दिया मतलब इन दोनों का वोल्टेज सेम रहेगा, दोनों को शॉर्ट कर दिया, दोनों का वोल्टेज सेम है। तो इस केस में आप क्या रखो, जिनके बीच कैपेसिटेंस निकालनी है आपको, जिनके बीच कैपेसिटेंस निकालनी है उनको साइड में रखो। जैसे S1 वाली प्लेट होगी, ठीक है, और उसके बाद S2 और S4 को सॉर्टेड कर दिया, S2 और S4 को क्या कर दिया, सॉर्टेड, तो मतलब दोनों का वोल्टेज सेम है, तो इन दोनों को साथ में रख दो, S2 S4। S1 S2 और S4 को मैंने साथ में क्यों रखा, क्योंकि दोनों का वोल्टेज क्या है, दोनों का पोटेंशियल रहेगा सेम, ठीक है। फिर S3, ये रहा S3, S1 और S3 के बीच निकालना है तो इसको ऐसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो अपने पास, अब देखो यहाँ पे ये जैसे है, अब यहाँ पे आप देखोगे S1 और S2 के बीच में कितना, ये देखो एक S1 S2 के बीच में कैपेसिटर हो गया, तो ये लो एक S1 और S2 के बीच में हो जाएगा, ठीक है, एक S2 S3 के बीच में हो जाएगा, ठीक है, एक S3 और S4 के बीच हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे, अब अगर मैं है ना इनको बना के बताऊँ यहाँ पे आपको, इन S1 S2 S3 4 को बना के बताएं, तो यहाँ पे बताएं या वहां पे, एक कैपेसिटर, ये देखो एक कैपेसिटर S1 और S2 के बीच बन रहा है, एक कैपेसिटर किसके बीच बन रहा है, S1 और S2 के बीच, S1 और S2, तो ये लो एक कैपेसिटर यहाँ पे बना दिया ऐसे, ठीक है। एक कैपेसिटर अपने पास S2 और S3 के बीच बन रहा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो S2 और S3 के बीच, S2 और S3 के बीच, S2 यहाँ पे है, S3 यहाँ पे है, तो ये लो ऐसे बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं इनके बीच में, ये देखो S2 और S3, तो ये लो S2 और S3 यहाँ पे था, तो एक कैपेसिटर यहाँ पे बना दिया, S2 और S3 के बीच में। एक तीसरा कैपेसिटर किसके बीच बन रहा है, S3 और S4 के बीच में। S3 क्या है, S3 अपने पास कहाँ पे, ये है, S4 यहाँ पे है, तो इनके बीच बन रहा है, तो ये लो एक कैपेसिटर यहाँ पे, इसकी C0, इसकी C0, इसकी C0, तो ये और ये हो गया पैरेलल में, फिर ये दोनों इसके साथ किस में हो जाएंगे, सीरीज में। तो आपके लिए ये मेथड इजी रहेगा, ठीक है। एक दूसरा मेथड भी है, बट अपन अभी इसी एक ही मेथड से काम करेंगे, है ना, ठीक है। तो ये देखो C0 किस में हो गए, दोनों के दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल में हो गए तो C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2, तो ये हो जाएगा 2C0 और ये C0, 2C0 और C0 किस में, सीरीज में है, तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा दोनों के लिए, ये इस पूरे का हो जाएगा 2C0, इसका C0, तो ये देखो अपने पास C इक्विवेलेंट बराबर C0 इंटू 2C0 अपॉन में C0 प्लस 2C0, तो आ जाएगा ये 2C0 स्क्वायर प्लस, तो ये आ जाएगा 2C0/3, 2C0/3, तो ये देखो इसमें आ गया ये वाला ऑप्शन 2C0/3, ये आ गया था 2C0 इतना और ये C0 दोनों सीरीज में थे, तो ये फॉर्मूला लगाया, तो अपने पास क्या आ गया 2C0/3, तो PQR में कितना आ जाएगा अपने पास, R में कितना, R में कौन सा आ रहा है, R में आ रहा है 2C0/3, मतलब फोर्थ ऑप्शन आ रहा है, R में आ रहा है फोर्थ ऑप्शन। ऐसे ही अपन ये S वाला ऑप्शन निकालेंगे, ठीक है, P में 3 Q में 2 R में 4, P में 3 Q में 2 R में 4, ठीक है, ये ऑप्शन भी सही है, ये भी सही है, ये तो गलत हो ही गए, ये भी गलत हो गए, अभी मिला देंगे, अभी देखो है ना। अब अपन के पास लास्ट ऑप्शन बचा है, कौन सा ऑप्शन बचा है लास्ट, इसको चेक करते हैं जल्दी से, है ना। चलो लास्ट ऑप्शन को चेक करते हैं, है ना। इसको मिटा देते हैं फिर।
द कैपेसिटेंस बिटवीन S2 S1 एंड S2, S1 और S2 के बीच कैपेसिटेंस निकालनी है। किसके बीच में? S3 सॉर्टेड टू S1, S2 सॉर्टेड टू S4, S3 को S1 से कनेक्ट कर दिया और S2 को S4 से कनेक्ट कर दिया। तो मतलब S3 और S1 को सॉर्टेड कर दिया, दोनों कनेक्ट कर दिया किसी भी वायर से, तो दोनों का वोल्टेज या दोनों का पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम। S2 सॉर्टेड टू S4, S2 को क्या कर दिया? S4 से सॉर्टेड कर दिया, तो S2 और S4 का दोनों को पास पास रखेंगे क्योंकि दोनों का वोल्टेज क्या रहेगा? सेम रहेगा, सेम पोटेंशियल पे रहेगी दोनों। ठीक है। तो देखो S1 और S2 को साथ में रख दो। जैसे ये अपने पास 1 2 3 4 प्लेटें हैं, S1 S2 S3 S4। ठीक है। अब अपन को पता है कि द कैपेसिटेंस, अब ये क्या किया? बिटवीन S1 एंड S2, S1 और S2 के बीच में निकालनी है, इसके बीच में निकालनी है। ऐसे ऐसे इनको V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? S1 एंड S2 एंड S3 सॉर्टेड, S3 सॉर्टेड टू S1, S3 को क्या कर दिया? S1 से कनेक्ट कर दिया ऐसे, और S2 को किसके साथ कर दिया? S4 के साथ ऐसे कनेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? S2 को किसके साथ कर दिया? S4 के साथ कर दिया। तो एक तरीका तो ये हो गया, ऐसे कनेक्ट किया, इनको शॉर्ट करने का मतलब क्या? S2 और S4 को कनेक्ट कर दिया, S1 और S3 को कनेक्ट कर दिया। तो इन इसका और इसका वोल्टेज क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। S1 और S3 को साथ में रखेंगे, S2 और S4 को क्या रखेंगे? साथ में रखेंगे। ठीक है। ये ऐसे डायग्राम बन गया। अब मैं आपको एक इसको इजी सी तरीके से सीधा करा देते हैं, ठीक है ना, वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। द कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S2, S3 सॉर्टेड टू S1, S3 और S1 सॉर्टेड है, S3 और S1 सॉर्टेड है। यहाँ पे बता देते हैं S3 किसके साथ सॉर्टेड है? S1 के साथ। S2 सॉर्टेड टू S4, ये इसको ऐसे वायर से कनेक्ट कर दिया। तो अब जो जो कनेक्टेड है उनको पास में रखो, S1 और S3 को एक ही जगह रखो, एक ही जगह, क्योंकि दोनों का ये और ये कनेक्ट हो गया ना, तो इनका पोटेंशियल सेम हो गया। S2 और S4 को साथ में रखो, S2 S4, S2 और S4 प्लेट को क्या रखोगे? साथ में रखोगे। तो अब अपने पास इसमें कितने कैपेसिटर बनेंगे? एक कैपेसिटर, ये 2 3, 3 कैपेसिटर बनेंगे। ठीक है। एक कैपेसिटर कौन सा बन गया? S1 और S2 के बीच में। तो S1 और S2 के बीच में एक कैपेसिटर, ये लो पहला कैपेसिटर का काम हो गया, S1 और S2 के बीच में। दूसरा कैपेसिटर S2 और S3 के बीच में, तो ये देखो S2 और ये रहा S3, इनके बीच में ये लो दूसरा कैपेसिटर, दूसरे कैपेसिटर का भी काम हो गया। कौन से का? S2 और S3 के बीच। अब ये एक कैपेसिटर S3 और S4 के बीच बन रहा है, तो ये देखो S3 और S4, तो इनके बीच बन रहा है, तो एक ये लो एक ये इनके बीच में हो गया। तो अब ये देखो ये तीनों के तीनों कैपेसिटर किस में हो गए? इसका तीनों के तीनों क्या हो गए? पैरेलल में हो गए। इसका कुछ वोल्टेज होगा, सेम वोल्टेज होगा, इसका मान लेते हैं कि V होगा। V S1 को कैसे ऐसे ऐसे बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, S1 और S2 के बीच कैपेसिटेंस निकालनी थी, तो ऐसे कर दिया, ऐसे मान लो, ऐसे V वोल्ट की बैटरी से। तो अगर इसका V वोल्ट है, अगर इसका 0 वोल्ट है, तो ये देखो S1 वाले का वोल्टेज कितना हो जाएगा? V वोल्ट, और इधर हो जाएगा 0 वोल्ट। तो V वोल्ट और 0 वोल्ट के बीच में ये तीनों कैपेसिटर कनेक्टेड है, तो तीनों का ये, इसका भी C नोट, इसका भी C नोट, इसका भी C नोट, तो टोटल C इक्विवेलेंट पैरेलल में है, तो कितना हो जाएगा? 3C नोट। कितना हो जाएगा? 3C नोट। तो 3C नोट कितने में आ रहा है? S में क्या हो जाएगा? S में हो जाएगा 1, S में 1। तो कौन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? P में 3, P में, S में कितना हो जाएगा? 1, S में कौन सा ऑप्शन आ रहा है? 1, ये देखो 1 वाला। ठीक है। तो S में 1, P में 3, Q में 2, R में 4, तो ये ऑप्शन सही हो गया अपने पास। इजी सा क्वेश्चन था एकदम, है ना? ठीक है। तो अभी अपन आगे और क्वेश्चन, इसके एक दो तरीके और भी रहते हैं, बट उसमें टाइम लग जाएगा काफी, है ना? अपन को और भी क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। ठीक है। आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है। तो अपन एक ही मेथड रखते हैं एक बार के लिए, यही मेथड। ठीक है। अभी अपन नेक्स्ट आगे क्वेश्चन करते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन है ना, मैं पहले डिस्कस करा चुका हूं, तो ये आप देख लेना लेक्चर फर्स्ट के अंदर, क्लास फर्स्ट के अंदर। ठीक है। ये देखो कितने सही सही क्वेश्चन रहे हैं ना, कैपेसिटर के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं एडवांस में। ठीक है। एक क्वेश्चन ये और कर लेते हैं, 11 का डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। ठीक है। एक कैपेसिटर ऑफ, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? जेईई मेन में भी बहुत आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है।
और एडवांस में तो आता ही है ना। तो देखो ए कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैरड इज चार्ज एज शोन इन द डायग्राम। When the switch S is turned to position 2, the percentage of its stored energy dissipated is। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन अपन ने पहले कल किया था, एक पहले वाली क्लास में एक ऐसा क्वेश्चन किया था, वो एडवांस में आ रखा था। तो एडवांस में ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, छोटी छोटी चीजें रिपीट होती है, एकदम सेम रिपीट नहीं होता, कुछ कुछ चीजें लॉजिक्स रिपीट होते हैं ना। ठीक है, तो देखो अपने पास, हाँ अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफेरेड, ये देखो 2 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर दिख गया, दिख गया। इज चार्ज एज शोन इन द डायग्राम, इसको ऐसे चार्ज किया जा रहा है, 20 वोल्ट की बैटरी लगाई, ऐसे ऐसे देखो, ये ऐसे क्या किया जा रहा है, चार्ज किया जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको फुल चार्ज किया, क्या किया, इस 20 वोल्ट की बैटरी से फुल चार्ज किया, और फिर यहाँ से इसको हटा के ऐसे इसके साथ कनेक्ट कर दिया, और यहाँ से हटा दिया, यहां से क्या कर दिया, कनेक्शन कट कर दिया, यहां से हटा दिया, ये लो, यहाँ पे अब कनेक्शन नहीं रहा। पहले पहले कैसे था, पहले यहां से ऐसे कनेक्ट कर रखा था, इसको चार्ज किया, अब इसको यहां से हटा के चार्ज करके फिर इसके साथ कनेक्ट कर दिया, इस कैपेसिटर के पास सर्किट रहा ऐसा। तो इस केस में ये बता रहा है कि अब यहाँ पे चार्ज आ रखा है, इसको पहले यहां से चार्ज किया ना, तो इस पे चार्ज कितना आया, इस पे चार्ज आएगा, कितना आएगा, इस पे चार्ज आएगा Q बराबर स्टडी, फुल चार्ज होने के बाद कितना चार्ज आएगा, Q बराबर CV। तो C इसका कितना है, 2 माइक्रोफेरेड है, तो 2 V कितना था, V वोल्ट था, तो Q बराबर कितना आया था, इस पर Q बराबर कितना आया था, 2 वोल्ट कुलाम चार्ज आ गया इस पे, कुलाम नहीं आएगा, इस पे आएगा माइक्रोफेरेड में, 2 माइक्रोफेरेड, Q बराबर 2V, Q बराबर CV। ठीक है, अब इस कैपेसिटर को इसके साथ कनेक्ट कर दिया, तो इस पे चार्ज है नहीं अभी, इस पे चार्ज 0 है, तो इससे इस पे ऐसे चार्ज का फ्लो होगा, और इस पे कुछ चार्ज आएगा, तो इसका चार्ज कुछ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इनमें एक दूसरे इससे इस पे चार्ज कब तक फ्लो होता रहेगा, जब तक कि इसका और इसका पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम हो जाए, इसका और इसका पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम हो जाए, तब तक इधर से इधर पे क्या होगा, चार्ज का फ्लो होता रहेगा। ये कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़ रखा है। ठीक है, तो पहले अपने पास, पहले जब इसको पूरा चार्ज किया था, तो इस पे चार्ज कितना है, Q बराबर CV, C की वैल्यू रख दी 2, तो 2V, इतना चार्ज आ गया इस पे, 2V, ऊपर वाले पे प्लस का, नीचे वाले पे नेगेटिव का। ठीक है, अब इसको कनेक्ट कर दिया ना अपने पास, अब देखो इनमें चार्ज इधर एक्सचेंज होगा, चार्ज एक्सचेंज होगा, ऐसे मान लो कि ये अभी ऐसा हो गया अपने पास, ऐसा सर्किट रह गया अभी, ये एक 2 माइक्रोफेरेड वाला, और ये 8 माइक्रोफेरेड वाला, ऐसे कनेक्टेड है। अभी इसको बैटरी वाले को हटा दिया, इधर से हटा दिया, अब इस पे ऊपर वाली प्लेट पे चार्ज कितना था, इस पे था 2V प्लस का, अब ये चार्ज इधर से ऐसे जाएगा, और इस पे कुछ प्लस में आएगा, और कुछ इधर इस पे आएगा, तो अब अपन यहाँ पे लगाएंगे चार्ज कंजर्वेशन। क्या लगाएंगे, चार्ज कंजर्वेशन, कि भाई जितना पहले इसको चार्ज किया था, जितना इस पे चार्ज आया था, सपोज कि Q आया था, वो Q ही फिर इस पे अपन मान लेते हैं कि इस पे बचा Q1 और Q2 इधर आ गया, तो Q1 और Q2 का सम कितना होगा, Q के बराबर ही होगा, Q1 प्लस Q2। अब मैंने मान लिया कि फाइनली जब दोनों में चार्ज फ्लो रुक गया, फाइनली इधर से इधर चार्ज फ्लो हुआ और दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, तो चार्ज फ्लो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो चार्ज फ्लो रुका, उस टाइम मैंने मान लिया कि इस पे बचा Q1 और इस पे आ गया Q2, और Q1 और Q2 का सम किसके बराबर होगा, जितना कि पहले इस पर था। ऐसे मान लो कि मेरे पास 100 रुपए थे, 100 में से मैंने 30 रुपए मेरे दोस्त को दे दिए, तो मेरे पास कितने बचेंगे, 70, है ना। तो बचेंगे तो टोटल हुआ तो 100 ही ना, मैं था मेरे पास 100 रुपए थे, 100 रुपए में से 100 रुपए मतलब चार्ज Q बराबर कितना हो गया, Q बराबर 2V, मेरे पास 2V था। तो पहले मेरे पास जितने रुपए थे 100 रुपए लेके हम गए पार्टी करने में, और मेरा दोस्त, ठीक है, तो 100 रुपए में से मैंने 30 रुपए मेरे दोस्त को दे दिए, तो मेरे पास बचेंगे 70। तो मेरे दोनों के पास बाद में बचे कितने, 70 प्लस 30 कितने हुए, 100 ही तो हुए, 100 ही हुए। वैसे ही चार्ज के साथ है, ये कुछ चार्ज इसको दे रहा है, और कब तक देगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम हो जाए।
ठीक है। तो ये देखो वही सम वाला रूल लगा रहे हैं, जैसे 100 रुपए थे, 100 में से कुछ मैंने जितना मैंने दे दिया वो मेरे दोस्त के पास चला गया Q2, और मेरे 100 में से Q1 मैंने मेरे पास रख लिए, ठीक है। तो वैसे ही चार्ज के साथ हो गया। टोटल चार्ज कितना था पहले, 2V था। 2V में से कुछ इसने खुद में से चार्ज इसको दे दिया, तो इसको अपन ने मान लिया कि कितना दे दिया, C1V, Q1 बराबर C1VC, Q2 बराबर कितना हो जाएगा, C2VC। VC मतलब कॉमन पोटेंशियल, दोनों का कॉमन पोटेंशियल। ये चार्ज का ट्रांसफर तब तक तो होता रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम हो जाए। और सेम पोटेंशियल को मैंने मान लिया VC, इसका भी पोटेंशियल VC मान लिया, इसका भी क्या मान लिया, VC मान लिया। क्या मान लिया, दोनों का पोटेंशियल VC मान लिया, ठीक है। तो इस पे चार्ज कितना होगा, Q बराबर C1VC, इस पे Q2 कितना होगा, C2VC, ठीक है। VC मतलब कॉमन पोटेंशियल ऑफ बोथ कैपेसिटर, ठीक है। तो VC बराबर कितना आ जाएगा अपने पास, 2V C1 प्लस C2। तो VC कॉमन पोटेंशियल कितना आ गया अपने पास, हाँ VC कॉमन पोटेंशियल कितना आ जाएगा, 2V C1 C2। C1 की वैल्यू कितनी है 2, C2 की वैल्यू कितनी है 8, तो 2 + 8 कितना हो जाएगा 10, तो ये आ जाएगा VY5 वोल्ट। कॉमन पोटेंशियल कितना आ गया, अब देखो पहले है ना इसको चार्ज किया था V वोल्ट से, इसके अक्रॉस पोटेंशियल था V वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस कितना था V वोल्ट। अब जैसे ही इसको इससे कनेक्ट किया, अब इन दोनों का पोटेंशियल हो जाएगा सेम, इसका भी कितना हो गया VY5 और इसका भी कितना हो गया VY5, ठीक है। पहले इसका कितना था V था, अब इसके क्रॉस भी VY5, इसके क्रॉस भी VY5, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। VC आ गया, कॉमन पोटेंशियल दोनों का आ गया, ठीक है। तो अब आगे अपन को क्या निकालना है, द परसेंटेज ऑफ इट्स स्टोर्ड एनर्जी डिसिपेटेड इज, ये कह रहा है एनर्जी कितनी डिसिपेट हुई। तो एनर्जी डिसिपेट होने का मतलब एनर्जी डिसिपेट कैसे होगी, पहले तो ये बात है, ठीक है। पहले तो आप देखो कि पहले इसके अंदर इनिशियली इसके अंदर एनर्जी कितनी थी, हाफ CV²। इसके अंदर सबसे पहले जब ये अपन ने चार्ज किया तो इसके पास एनर्जी कितनी होगी, हाफ CV²। C की वैल्यू पता है, V की वैल्यू पता है। अब फाइनली जैसे ही इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया तो चार्ज इधर से इसमें फ्लो होगा, तो कुछ एनर्जी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी हीट के फॉर्म में। तो कितनी एनर्जी लॉस होगी वो कैसे निकालेंगे, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, या इनिशियल में से फाइनल घटा के देख लो, ठीक है। तो ठीक है, तो अब देखो लॉस का पता चल जाएगा अपने को, है ना। अब अपने को है ना दोनों कैपेसिटर का इसका वोल्टेज भी पता चल गया, कितना हो गया VY5, इसका वोल्टेज भी कितना हो गया VY5 हो गया। तो अब अपन को इसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी, इसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी आ जाएगी। और पहले इसके पास इनिशियल एनर्जी कितनी थी, E इनिशियल, चलो अभी मैं निकाल के बता देता हूँ। इनिशियल एनर्जी E इनिशियल हाफ, इनिशियली एनर्जी कितनी होगी, हाफ CV², E इनिशियली। इस कैपेसिटर के अंदर जब इसको अपन ने ऐसे चार्ज किया था तो इसके अंदर इनिशियली एनर्जी कितनी आई, हाफ CV²। हाफ C की वैल्यू कितना रखोगे, C का वैल्यू इसका कितना है 2 है, तो ये रख दिया 2 इंटू इसको किस वोल्ट से चार्ज किया था, V वोल्ट से। तो इनिशियली इसके पास एनर्जी कितनी आई थी, हाफ CV²। हाफ C की वैल्यू रख दी 2V²। तो E बराबर कितना आया था, E इनिशियल बराबर कितना आया था V²। इतनी एनर्जी थी पहले अपने पास जब इसको इससे चार्ज किया था, उस टाइम की बात है ये। अब इन दोनों के पास फाइनल एनर्जी, E फाइनल एनर्जी, तो E फाइनल 1 की प्लस E फाइनल 2 की फाइनल एनर्जी, यहां से इसको हटा के इधर कनेक्ट कर दिया। तो अब इसके पास कुछ एनर्जी बचेगी, कुछ इसके पास जो एनर्जी थी कुछ इधर ट्रांसफर हो गई, ठीक है। इधर ट्रांसफर होते टाइम कुछ लॉस भी हो गई हीट के फॉर्म में, ठीक है ना। इधर से इधर जब ट्रांसफर हो रहा था ना चार्ज, तो कुछ हीट के रूप में लॉस्ट हो गई, तो वो अपन को पता करनी है कि कितनी लॉस्ट हो गई, ठीक है। तो देखो फाइनली इसके अंदर एनर्जी स्टोर निकालो, इसके अंदर निकालो, ठीक है। फाइनल एनर्जी पहले के अंदर कितनी बचेगी, इसके अंदर एनर्जी कितनी बचेगी, इसके अंदर बचेगी E फाइनल 1, वो कितनी होगी हाफ V कॉमन हाफ, इसके अंदर एनर्जी कितनी होगी हाफ। फाइनली पहले कैपेसिटर की एनर्जी, तो फाइनल एनर्जी ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर कितनी होगी हाफ CV का स्क्वायर, V कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर। हाफ C कितना है, C तो वही है अभी 2 ही है, VC मतलब कॉमन पोटेंशियल VY5, तो ये VY5 का स्क्वायर, तो 2 से 2 चला गया तो V²
25, v स्क्वायर बाई 25 इसकी एनर्जी। अब इसके पास फाइनल एनर्जी कितनी होगी? ई फाइनल एनर्जी ऑफ सेकेंड कैपेसिटर इज हाफ सी, सी इसकी कैपेसिटेंस, वी सी का स्क्वायर। तो ये कितनी आएगी? हाफ सी की वैल्यू कितनी है? 8 है, और वी सी की वैल्यू कितनी है? वी बाई 5, तो वी स्क्वायर बाई 25। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 वी स्क्वायर बाई 25, और ये कितना था? वी स्क्वायर अपॉन 25। तो फाइनल एनर्जी कितनी आ जाएगी? दोनों कैपेसिटर के पास फाइनली एनर्जी है कितनी? इसके पास है एनर्जी वी स्क्वायर अपॉन 25 और इसके पास है 4 वी स्क्वायर अपॉन 25। तो फाइनल एनर्जी कितनी है? वी स्क्वायर अपॉन 25, 4 वी स्क्वायर अपॉन 25। तो फाइनल एनर्जी दोनों के पास सम होके कितनी होगी? 5 वी स्क्वायर अपॉन 25, या फाइनल एनर्जी कितनी हो जाएगी? वी स्क्वायर अपॉन 5। अपने पास पहले एनर्जी थी, इसको जैसे ही इसको यहां से इसको चार्ज किया था तो इसके पास पहले एनर्जी थी वी स्क्वायर, कितनी थी? ई इनिशियली कितनी थी अपने पास? ये देखो, ई इनिशियली वी स्क्वायर थी। जैसे ही इसको इसके साथ कनेक्ट किया, चार्ज का फ्लो हुआ दोनों में, इधर से इधर चार्ज का फ्लो हुआ। कब तक हुआ? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए, और मैंने सेम पोटेंशियल को मान लिया वी सी। ठीक है, तो चार्ज फ्लो हुआ, चार्ज फ्लो होते टाइम कुछ हीट के रूप में लॉस्ट हो गई एनर्जी। तो पहले इनिशियली अपने पास एनर्जी थी वी स्क्वायर, फाइनली दोनों के कैपेसिटर के पास कितनी एनर्जी बची? इसके पास बची एनर्जी वी स्क्वायर बाई 25। चार्ज का फ्लो होता रहेगा, पोटेंशियल सेम होते ही चार्ज का फ्लो रुक जाएगा। रुकते टाइम पे, जब रुका फ्लो, उस टाइम पे इसके पास एनर्जी थी वी स्क्वायर अपॉन 25, और इसके पास एनर्जी है 4 वी स्क्वायर अपॉन 25। तो फाइनली एनर्जी अपने पास, फाइनल एनर्जी सिस्टम की कितनी आई? वी स्क्वायर अपॉन 5। इनिशियल एनर्जी कितनी थी? वी स्क्वायर, फाइनल एनर्जी वी स्क्वायर बाई 5। तो लॉस कितने का हो गया? 4 वी स्क्वायर अपॉन 5। लॉस कितने का हुआ? पहले ज्यादा थी, अब इतनी बची है, वी स्क्वायर अपॉन 5 ही बची है। तो लॉस कितना हुआ? वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई 5 करोगे तो लॉस कितना आएगा? 4 वी स्क्वायर अपॉन 5, और 4 वी स्क्वायर अपॉन 5 वी स्क्वायर का कितना है? 80%। 80% है या नहीं है? 4 वी स्क्वायर अपॉन 5 वी स्क्वायर का कितना है? लॉस कितना हुआ? लॉस अपॉन इनिशियल एनर्जी इंटू 100 करोगे तो कितना आएगा? 80% आएगा। एकदम इजी सा क्वेश्चन था, है ना? देखो लॉस कैसे आ गया? फाइनल एनर्जी कितनी है? इतनी। लॉस कैसे आएगा? लॉस बराबर, लॉस एनर्जी लॉस कितना आ जाएगा? वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई 5। ई इनिशियल माइनस ई फाइनल कर दिया तो ये लॉस के बराबर आएगा। तो इनिशियल कितना है? वी स्क्वायर, फाइनल कितना है? वी स्क्वायर बाई 5। तो ये कितना आ गया? 4 वी स्क्वायर अपॉन 5। ये लॉस हो गया एनर्जी का, इतनी एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस हो गई। तो ये लॉस इनिशियल एनर्जी का कितना परसेंट है? एनर्जी डिसिपेट मतलब लॉस का पूछ रहा है कि कितनी एनर्जी डिसिपेट हुई, मतलब कितनी एनर्जी लॉस हुई। तो 4 वी स्क्वायर अपॉन 5 एनर्जी लॉस हो गई। और ये कितना परसेंट है इनिशियल का? वी स्क्वायर का कितना परसेंट है? परसेंट में निकालना है तो लॉस अपॉन में इनिशियल एनर्जी, लॉस कितना है? 4 वी स्क्वायर बाई 5 अपॉन इनिशियल एनर्जी मल्टीप्लाई 100 कर दो। तो ये वी स्क्वायर से वी स्क्वायर चला गया, 400 अपॉन 5। तो ये कितना आ जाएगा? 80%। एकदम लास्ट तक मैंने सोल्व करा दिया इस क्वेश्चन को, है ना? ठीक है, तो अभी के लिए अपन इतना ही करते हैं, आज के लिए इतना ही करते हैं, है ना? ठीक है।